हामिद खान साहब, आज चीफ जस्टिस ने कहा कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) ड्रैकोनियन कानून है। आपकी तो ज़ाहिर एक बड़ी कंसिस्टेंट राय रही है ताहयात नाअहली के हवाले से, मगर यह कानून या आइन की शिक ड्रैकोनियन है या खुद मोहतरम चीफ जस्टिस ने जो माजी में फैसला लिखा ताहयात नाअहली का, उसकी वजह से यह मामला पैदा हो गया था? देखिए, शिक में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसके तहत कोई शख्स ताहयात नाअहल हो सकता है। शिक में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि क्वालिफ़िकेशंस जो होनी चाहिए किसी कैंडिडेट की, उनमें से एक क्वालिफ़िकेशन ये है कि वो ईमानदार हो और जो सच बोलता हो, यानी सादक और अमीन होना चाहिए। तो वो तो एक खूबी बयान की हुई है जो कि होना चाहिए, जनरली ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये तो कहीं नहीं कि अगर वो ना हो या इसके बरक्स उसका कॉन्डक्ट हो तो सारी उम्र के लिए नाअहल हो जाएगा, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो अब जब चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि एक ज़ालिमाना कानून है, ड्रैकोनियन है, तो क्या किया जाए आगे जाके? ये अदालती फैसले की रोशनी में ड्रैकोनियन बना फिर आपके ख्याल में? देखिए, यही नज़र आता है ना, क्योंकि जिस तरह से अदालत ने तशरीह की है कि अगर कोई सादक और अमीन नहीं नज़र आता और ये उसके बाद साबित हो जाता है कि वो सादक और अमीन नहीं है, या उसने कोई झूठ बोला है, या उसने कोई और अमानत में ख़यानत की है, तो उस सूरत में वो क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं करता। अब सवाल ये है कि वो क्वालिफ़िकेशन ना पूरी करने की शक्ल में उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या सारी उम्र के लिए नाअहली होगी या चंद सालों के लिए होगी? ये मामला यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आर्टिकल 62 में कहीं नहीं लिखा हुआ कि। और दूसरी बात, आर्टिकल 62 जो है ये क्वालिफ़िकेशन से मुतल्लिक़ आर्टिकल है, डिसक्वालिफ़िकेशन से मुतल्लिक़ नहीं है। तो मेरे नज़दीक इसको बड़ी हद तक गलत उसकी तशरीह हुई है अदालत की तरफ से कि उसका नताइज में उन्होंने कहा कि एक शख्स सारी उम्र के लिए नाअहल हो जाएगा क्योंकि वो उसका झूठ साबित हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत इस मामले में कानून काफ़ी ज़ालिमाना तशरीह हुई है। इस कानून की, कानून में तो कोई ऐसी बात नहीं है। आम तौर पे हम ये तवक्को करते हैं अपने नुमाइंदगान से कि वो सच बोलेंगे और बेईमानी नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो नताइज हैं उसके बारे में यहाँ तो नहीं लिखा हुआ। लेकिन आर्टिकल 63 जो है, जो डिस्क्वालिफिकेशन से मुतल्लिक़ है, उसमें उन्होंने वजाहत से चीज़ें कही हुई हैं कि इस सूरत में 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इस सूरत में अगला इलेक्शन तक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो चीज़ें तो दी हुई हैं, लेकिन आर्टिकल 62 में कोई ऐसी बात नहीं है। साहब, फिर इसका तदारुक कैसे हो जब अब चीफ जस्टिस साहब खुद भी कह रहे हैं कि एक ज़ालिमाना है ताहयात नाअहली का मामला। अब अदालत ने तो अपने फ़ैसले लिख दिए, उस फैसलों की वजह से माजी में लोग ताहयात डिस्क्वालीफाई भी हो गए, मुस्तकबिल में मज़ीद के हवाले से बात की जाती है। कैसे तदारुक हो कि ये अब ताहयात नाअहली का मामला हटे और मुस्तकबिल के लिए भी हटे तो फिर माजी के लिए भी हटे, क्योंकि वरना ज़ाहिर एक कंट्रोवर्सी अपनी जगह पर खड़ी रहेगी? देखिए, एक तो बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है वो उनकी ऑब्जर्वेशन है, उनका फैसला नहीं है। उस ऑब्जर्वेशन का कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। बाइंडिंग इफेक्ट होगा उस वक्त होगा जब कोई केस उनके सामने आएगा और वो ऐसा बेंच फॉर्म करेंगे जो कि जिस बेंच का पहले फैसला है, जिसमें ताहयात नाअहली का उन्होंने फैसला दिया है, उसको अगर उन्होंने रिव्यू करना हुआ, बल्कि हम उसको कहते हैं रिविज़िट करना होगा, क्योंकि अब रिव्यू के टाइम तो गुजर चुके हैं उन केसेस में। अब तो अरसा गुजरने के बाद एक रिविज़िट का एक प्रोविज़न होता है। अगर वो रिविज़िट करना चाहेंगे तो उस सूरत में तो फिर एक लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा, उस बेंच से बड़ा जिसने पहले ये फैसला दिया था कि ताहयात नाअहली होगी। साहब, और इसका क्या किया जाए कि बार बार जो इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं, पहले तो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट पर सवाल उठ रहा होता था, अब विद इन सुप्रीम कोर्ट सवाल उठ रहा होता है कि जी जो माजी के फैसले हैं 63 पर पहले कुछ और राय थी, अब राय बदल दी। फिर जो बेंच के 2 रुकन होते हैं वो कहते हैं तो रीराइट करने के मुतरादिफ होगा कि वोट ना काउंट किया जाए, और मगर हमने देखा कि वो फैसला आ गया। फिर ये 62(1)(f) में जो इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं इनको कैसे ख़त्म किया जाए, जो पिछले 8-10 साल में इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि केस टू केस ही वेरी कर रही होती हैं चीज़ें?
जी ये बात सही है आपने कि ये हम सब बहुत इस मामले में जो फिक्रमंद हैं कि अदालत के फैसलों के अंदर आपस में टकराव है, इनकन्सिस्टेंसी है, उसकी वजह से कानून के इतलाक़ में बहुत हद तक कन्फ्यूजन पाया जाता है। और मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट में इस को एक बड़ा बेंच एक दफ़ा तश्कील करना पड़ेगा, जिसमें जहाँ जहाँ ऐसी इनकन्सिस्टेंसी नज़र आती हैं उनको वंस फॉर ऑल रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, ताकि कानून वाज़ेह हो जाए और ताकि अदालतें जो नीचे फ़ैसला करती हैं उनके लिए भी एक गाइडलाइन, मुकम्मल गाइडलाइन मिल जाए इन फैसलों में। मतलब और क्या पार्लियामान का भी कोई किरदार हो सकता है इन चीज़ों को और वाज़े तौर पर डिफाइन करने में, चाहे हयात ना अहली का मामला या दीगर मामला, तो अदालत ने अपने फैसलों से एक रीराइट करने वाली बात आ गई थी, तो अदालत ही तस्हीह करेगी? देखिए वो रीराइट वाली बात तो आपने की है ना आर्टिकल 63A वाले फैसले के हवाले से। उसमें 3 जजेस का एक व्यू था कि वो वोट काउंट नहीं होंगे और 2 का ये व्यू था कि नहीं, ऐसी बात आर्टिकल 63A में नहीं है। तो उनका ये ख्याल था कि आप जब ये ऐसी तशरीह कर रहे हैं तो वर्चुअली आप नए से वो आइन लिख रहे हैं, आइन का वो शिक लिख रहे हैं। बात तो दुरुस्त थी, क्योंकि पहली कोशिश यही होनी चाहिए, जो तशरीह के बुनियादी आइनी असूल हैं वो ये है कि जिसको हम कहते हैं कि लफ्ज़ी लुग़त का जो मानी है उसी के मुताबिक होना चाहिए। मतलब बजाय इसके कि आप उसका जो लेटर ऑफ द लॉ है उसको आप इग्नोर करके आप उसकी तशरीह और तरह से करना शुरू कर दें। तो इसीलिए वो जो 2 जज साहिबान ने डिफ़र किया था, उनका यही व्यू था कि आप कानून का लेटर ऑफ द लॉ तो पढ़ें ना, उसके मुताबिक फ़ैसला करें। अगर आप कुछ और फैसला करेंगे तो लगेगा कि आपने लेटर ऑफ द लॉ यानी आइन का जो आर्टिकल 63A के कंटेंट है उसमें कोई तब्दीली कर दी है और आप रीराइट कर रहे हैं उस आर्टिकल 63A को, जो कि सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है अगर वो उसकी आइनी तरमीम करे। उस सूरत में यहाँ भी वही बात है, जहाँ पार्लियामेंट का ताल्लुक है 62(1) जो है उसको यकीनी तौर पे पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक आइनी अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, यानी दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द फुल हाउस लेनी पड़ेगी, फिर ही तरमीम हो सकेगी।